Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh students how are you? I hope you all are very well. Okay students, हमारे न्यूक्लियर के 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हमारा न्यूक्लियर का लेक्चर नंबर 5 जा रहा है, जिसमें हमें डिस्कस करना है बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स के बारे में। तो न्यूक्लियर के लेक्चर नंबर 4 में हमने एक डीके के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसे हम कहते हैं अल्फा डीके, जिसमें अल्फा बेसिकली इमिट कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से इमिट होता है। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कि अनस्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबिलिटी कंडीशन बेसिकली न्यूक्लियस में क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीटा और गामा डीके। तो बीटा डीके बेसिकली समझने से पहले आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि बीटा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अभी मैं एग्जांपल लिखता हूं तो आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि बीटा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का तो आज तक आप कहेंगे हमने सुना है, लेकिन ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम इसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन जिनका मास नंबर इलेक्ट्रॉन के मास नंबर जैसा ही होता है, लेकिन इनका चार्ज नंबर डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि ये देखें, इलेक्ट्रॉन का हमारे पास चार्ज नंबर होता है -1, लेकिन पॉजिट्रॉन का हमारे पास चार्ज नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का -1, पॉजिट्रॉन का हमारे पास चार्ज नंबर +1 हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स बीटा पार्टिकल भी बेसिकली न्यूक्लियस से ही इमिट होते हैं। अब बीटा पार्टिकल की कंडीशंस क्या हैं, ये कब इमिट हो सकते हैं? तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होते हैं, तो बेसिकली उस वक्त बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन का पार्टिकल है। अगर ये न्यूट्रॉन में चेंज होगा तो आप यहाँ पे देखें 1 0 न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पे मास नंबर 1, यहाँ पे 1 हो चुका है, तो हमें यहाँ पे 0 चाहिए क्योंकि 1 + 0 1 आएगा। यहाँ पे चार्ज नंबर 1 है, जबकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नंबर क्या है, 0 है। तो हमें एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसपे चार्ज नंबर क्या हो, +1 हो। तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड करना है, 1। तो ये 0 1 क्या बन गया, ये पॉजिट्रॉन बन गया। यानी कि जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में चेंज होते हैं तो उस वक्त पॉजिट्रॉन्स इमिट होते हैं। पॉजिट्रॉन को ही बेसिकली कहते हैं बीटा पार्टिकल, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में चेंज होते हैं। दूसरी कंडीशन कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो उस वक्त क्या इमिट होगा, आइए देखते हैं। 1 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन इमिट होगा। जब प्रोटॉन इमिट नहीं होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा। तो यहाँ पे देखें मास नंबर 1, यहाँ पे भी मास नंबर 1 हो चुका है। यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, फिर 0 लिखना है। अब यहाँ पे देखिए चार्ज नंबर इसका क्या है, 0 है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज नंबर क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे भी ताकि कलेक्टिवली 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए +1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। 0 जिसका मास नंबर हो और जिसका चार्ज नंबर -1 हो, तो वो क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रोटॉन का मास नंबर पॉजिट्रॉन का मास नंबर और इलेक्ट्रॉन का मास नंबर सेम होता है, लेकिन इन पॉजिट्रॉन का चार्ज नंबर +1 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर -1 होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, लेटर ये डिस्कवर किया गया कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अकेले इमिट नहीं होते, इनके साथ एक और छोटे से पार्टिकल इमिट होते हैं जिनको आप कहते हैं न्यूट्राइनो या एंटी न्यूट्राइनो। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे एनर्जी लेट्स सपोज अगर 10 जूल थी, 9 लेट्स सपोज इसके पास आ गई, 0.9 इसके पास आ गई, तो 0.1 जो जूल एनर्जी है वो यहाँ से जाया हो रही थी। तो लेटर ये डिस्कवर किया गया कि ये न्यूट्राइनो और एंटी न्यूट्राइनो 2 पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास ये एनर्जी चली जाती है। और न्यूट्राइनो हमेशा पॉजिट्रॉन के साथ इमिट होता है। लेट्स सपोज न्यूट्राइनो को इस साइन के साथ शो किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, V, और ऊपर थोड़े इसके एड्स वगैरह बना दिए जाते हैं। और एंटी न्यूट्राइनो को भी बेसिकली इसी तरीके से ही डिनोट किया जाता है। ओके, एंटी न्यूट्राइनो और न्यूट्राइनो को दोनों को सेम तरीके से डिनोट किया जाता है। ये न्यूट्राइनो आ गया और ये आ गया एंटी न्यूट्राइनो। ओके स्टूडेंट, तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में चेंज होगा तो उसके साथ पॉजिट्रॉन इमिट होगा, और पॉजिट्रॉन के साथ कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, न्यूट्राइनो।
जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा पार्टिकल इमिट होगा? एंटी न्यूट्रिनो। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिट्रॉन है इसी को हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। तो शुरू में जैसे मैंने बताया था कि बीटा पार्टिकल इज बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मीन आइदर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें तो जब प्रोटॉन चेंज हुआ न्यूट्रॉन में, तो ये देखें इसके जब पॉजिट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है तो इसके मास नंबर पे ये कितना इफेक्ट डाल रहा है? 0। जबकि इसके चार्ज नंबर पे कितना इफेक्ट डाल रहा है? ये पॉजिटिव 1 इफेक्ट डाल रहा है। और सिमिलरली जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो उसका मास नंबर सेम रहता है, लेकिन उसका चार्ज नंबर पे ये कितना इफेक्ट डालता है? -1 टाइम ये उसके चार्ज नंबर पे इफेक्ट डालता है। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चले हम डिस्कस करते हैं कि चलने के हम प्रॉपर्टीज जो बेसिकली बीटा पार्टिकल्स के बारे में हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसकी आयोनाइजिंग पावर वगैरह, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर वगैरह बेसिकली क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि बीटा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल तो थोड़ी होती है, लेकिन एज कंपेयर टू गामा पार्टिकल इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। जिस तरीके से हमने अल्फा पार्टिकल में डिस्कस किया था कि उसकी आयोनाइजिंग पावर तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल की क्या होती है? बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? मास नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है इस वजह से। लेकिन बीटा पार्टिकल में आयोनाइजिंग पावर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल तो कम होगी, लेकिन एज कंपेयर टू गामा पार्टिकल क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल, ये IONIZING आयोनाइजिंग पावर of beta particle is less than alpha particle, but ionizing power of beta particle is greater than gamma particle. ionizing power beta particle के अल्फा से तो कम है, लेकिन गामा पार्टिकल से क्या है? बहुत ज्यादा है। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, अब जाहिर है इसकी आयोनाइजिंग पावर अगर अल्फा से ज्यादा है तो डेफिनेटली इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से इसकी आयोनाइजिंग पावर अगर अल्फा से कम है तो डेफिनेटली इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसकी आयोनाइजिंग पावर गामा से ज्यादा है तो इसकी डेफिनेटली इसको जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो गामा से कम होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल, पेनिट्रेटिंग पावर of beta particle is greater than, और पहले लेस लिख लेते हैं, penetrating power of beta particle is greater than alpha particle, but penetrating power of beta particle is less than gamma particle. ओके, क्योंकि इसका मास नंबर है तो है, लेकिन अल्फा पार्टिकल मुकाबले में क्या है? कम है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। लेकिन इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होगी। ओके, मीन गामा पार्टिकल से इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी, और गामा पार्टिकल से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। अल्फा पार्टिकल से इसकी आयोनाइजिंग पावर कम होगी, और अल्फा पार्टिकल से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था बीटा पार्टिकल्स के बारे में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? बेसिकली हम इनको गामा पार्टिकल्स, गामा डीके हम कह देते हैं। बेसिकली इसको पार्टिकल्स नहीं कहते क्योंकि गामा कोई पार्टिकल नहीं होता, ठीक है ना। लेट्स सपोज गामा रेज होती हैं बेसिकली, ठीक है ना। गामा डीके या गामा रेज जो कुछ भी आप कह सकते हैं, ये रेज है, ये कोई भी पार्टिकल नहीं है। इनके ऊपर चार्ज नंबर भी 0 होता है, इनका मास नंबर भी क्या होता है? 0 होता है। अब गामा रेज कौन सी रेज हैं? बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। ओके, गामा रेज गामा रेज कौन सी रेज हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, और हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। तो मीन ये किससे ट्रेवल करेगी? स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करेगी, स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि गामा पार्टिकल कोई
पार्टिकल सॉरी गामा रेज कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नंबर और मास नंबर इसका क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकती है। ये तो गामा रेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गामा रेज प्रोड्यूस कब होती हैं। अगर गामा रेज प्रोड्यूस कब होती है तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में थोड़ा सा बड़ा बनाने वालों, आज तक आपने ये तो पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी शेल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी शेल होते हैं। लेट्स सपोज न्यूक्लियस के अंदर ये शेल आपने ले लिया, ये हायर इसका शेल ले लिया, और हमें मालूम है कि शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करके यहाँ पे जाएगा आफ्टर 10 रेज की पावर, अब ये यहाँ पे कितनी देर तक स्टे कर सकता है, ये यहाँ पे 10 रेज की पावर -8 सेकेंड तक स्टे कर सकता है, जो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। जब 10 रेज की पावर -8 सेकेंड के बाद ये वापस जंप बैक करेगा, यहाँ से नीचे ये वापस जब जंप बैक करेगा तो उस वक्त यहाँ से एक रे इमिट होगी जिसे हम कहते हैं गामा रेज, जिसे हम क्या कहते हैं, गामा रेज। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से जो रेज इमिट होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, गामा रेज। डेफिनेशन इसकी आप यूं लिख सकते हैं कि एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियस गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियस, बाय एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि जब न्यूक्लियस के अंदर जो उसके शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो जब एक्साइट या डी एक्साइट करते हैं तो वहां से एक फोटोन ऑफ या तो हम आप कह सकते हैं कि फोटोन, या तो आप कह सकते हैं कि रेज इमिट होती है जिसको हम कहते हैं गामा रेज। ये गामा रेज बेसिकली कोई पार्टिकल नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर सकती है। लेट्स सपोज इसकी बेसिकली कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है। अगर आप देखें AZX है, जब ये चेंज होगा A स्टार Z स्टार X में, तो यहाँ पर से एक गामा रेज प्रोड्यूस होती है। ओके, यहाँ में आप देख सकते हैं ना इसका कोई चार्ज नंबर है ना इसका कोई मास नंबर है। ओके, गामा रेज कोई पार्टिकल नहीं होता। गामा रेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होते हैं, रेडिएशन होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। ओके, जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं। हमेशा याद रखना कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं, और एक जो इलेक्ट्रॉन है अपनी हायर एनर्जी स्टेट में कितनी देर तक रह सकता है, 10 रेज की पावर -8 सेकेंड तक ये अपने एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। ओके, देन चंद एक इसके अहम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी अहम प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, तो अब देखें इसका कोई मास वगैरह कोई है ही नहीं, इसका ना कोई मास नंबर है ना कोई चार्ज नंबर है, यानी ये मासलेस है। तो इसकी पेंट्रेटिंग पावर फिर क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना, इसकी पेंट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा होगी और इसकी पेंट्रेटिंग पावर्स बीटा पार्टिकल से भी ज्यादा होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि पेंट्रेटिंग पावर, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पेंट्रेटिंग पावर ऑफ गामा पार्टिकल, पेंट्रेटिंग पावर of gamma particle is greater than beta particle and also greater than alpha particle। ये इसकी पेंट्रेटिंग पावर बीटा पार्टिकल से भी ज्यादा होती है और गामा अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा होती है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है, अब देखिए इसका कोई मास ही नहीं है, तो ये जिस इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलाइड करेगी उस पर कोई इफेक्ट इसका कोई नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या है, लेस है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल एंड आल्सो एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। सो हम लिख सकते हैं इट्स आयोनाइजिंग पावर इज लेस, इट्स आयोनाइजिंग power is less as compared to alpha particle
एंड आल्सो एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल, यानी कि इसकी आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल से भी छोटी है और इसकी आयोनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल से और अल्फा पार्टिकल दोनों से छोटी है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी उम्मीद है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिकली आयोनाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो अल्फा पार्टिकल की होती है, क्योंकि उसका मास नंबर सबसे ज़्यादा होता है। जिस चीज़ का मास नंबर सबसे ज़्यादा है वो जिस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा उसको आयोनाइज कर देगा। ओके, मीन इसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है अल्फा पार्टिकल की, लेकिन अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा थोड़ी है, क्योंकि ये शुरू में ही अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में लगा देती है। तो हम फिर कह सकते हैं कि इसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत थोड़ी है। सेकंड नंबर पे आता है बीटा पार्टिकल। बेसिकली बीटा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल थोड़ी है, क्योंकि इसका मास नंबर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल क्या है, थोड़ा है। ओके, लेकिन इसकी पेनिट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल क्या है, ज्यादा है। तो सबसे लास्ट में आता है गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल एक मासलेस पार्टिकल होते हैं, गामा पार्टिकल सॉरी नहीं, गामा रेज, क्योंकि ये पार्टिकल्स नहीं होते, बेसिकली हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहते हैं। इनका मास नंबर 0, चार्ज नंबर 0, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करते हैं। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये मासलेस होती हैं, इस वजह से ये दूर तक पेनिट्रेट करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। जबकि दूसरी तरफ इनका मास नहीं है, तो जिस भी इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। मीन इसकी आयोनाइजिंग पावर जो है ये अल्फा पार्टिकल से भी थोड़ी है, एज एंड आल्सो फ्रॉम बीटा पार्टिकल। इसकी आयोनाइजिंग पावर अल्फा और बीटा दोनों से छोटी है, मीन थोड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बीटा और गामा पार्टिकल के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, हाफ लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।